Welcome to your first session of Financial Education Simplified. Financial Education Simplified में हम क्या करने वाले हैं, मैंने ना बहुत ही सिस्टमेटिक वे के अंदर इसको कंपाइल किया है, जिस भी रिसोर्सेज से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, सो दैट आपकी जो है बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से अंडरस्टैंडिंग बने इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं बेसिक्स क्या है फाइनेंस के, हम अपने फाइनेंस गोल की सेटिंग किस तरह से करते हैं, कैसे हमने बजट बनाना है, कैसे हम अपने इनकम को और एक्सपेंस को ट्रैक करेंगे, सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है और डेब्ट की मैनेजमेंट कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट होना चाहिए तो वो कौन से बैंक पे होना चाहिए, सेविंग करेंगे उसके ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है, सेव तो कर लिया, अब उसको इन्वेस्ट करना है, चाहे वो शेयर मार्केट है, बॉन्ड है, रियल एस्टेट है, कैसे करेंगे, उसमें क्या रिस्क है, क्या रिटर्न मिलती है, किस तरह से हम डाइवर्सिफाई करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो वो कैसे होंगी, कैसे मेरी स्ट्रेटेजिक रिटायरमेंट की प्लानिंग होगी। अच्छा, ये क्रेडिट स्कोर्स क्या होता है, सिबिल के स्कोर्स क्या होते हैं, किस तरह के डेब्ट्स हैं, उसको हम मैनेज कैसे करते हैं, मैं जो इनकम अर्न कर रहा हूँ उस पे क्या वो टैक्स भी लगेगा, कोई डिडक्शंस भी होगी, तो मुझे टैक्स एफिशिएंट कैसे बनना है। रियल एस्टेट के अंदर मुझे रेंटिंग ऑप्शन पे जाना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, होम फाइनेंसिंग ऑप्शन क्या हो सकते हैं, अगर मैं होम को ओन करता हूँ उसकी कॉस्ट क्या है, क्या वाकई मुझे इंश्योरेंस लेनी चाहिए अपनी खुद की हेल्थ की, और ये इंश्योरेंस के अंदर क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है, इमरजेंसी फंड कितना और कैसे क्रिएट करें, मेरी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है क्या, और कब मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव होगी, इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल एजुकेशन की फॉर द पीस टू कम, वो कैसे मनी को मैनेज करें उसके बारे में भी एक आइडिया हम लेंगे। और हम देखेंगे कि सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी क्या है, इन डिफरेंट सिचुएशन के अंदर मनी को कैसे हम मैनेज करते हैं, कैश रिजर्व कैसे क्रिएट करते हैं, इमरजेंसीज को कैसे डील करते हैं, जनरली वो किस तरह की मिस्टेक्स हैं जो फाइनेंस के अंदर होती हैं, और कैसे हम आइडेंटिफाई करें जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर स्कैम चल रहे हैं, और कैसे हम लोन के ट्रैप से बाहर रहें, प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की सक्सेशन प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये विल और ट्रस्ट और लेगेसी और चैरिटी को भी हम कवर करने वाले हैं, और अपना एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे और अपना एडजस्ट करेंगे फाइनेंशियल गोल एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट, और किस तरह से अपनी मनी को हम प्रोग्रेस ग्रो कर सकते हैं। दीज आर दी 15 चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर इन ए पीरियड ऑफ 6 सेशन। आर यू एक्साइटेड? I I'm am very very excited. excited. हाँ, This is such a good breakdown. I couldn't even think that Yeah, this was this is so possible. well organized. थैंक यू। चलिए, अब Amazing. सबसे पहले हम Mhm. शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक्स के साथ में, बिल्कुल बेसिक्स के साथ में हम ना ये समझना चाहेंगे सबसे पहले कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन के लिए क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंस के अंदर इनकम किसको बोल रहे हैं, जो मेरी अर्निंग है ना, माई अर्निंग इज माई इनकम। अर्निंग कैसे हो सकती है, यू कैन हैव अ रेंटल इनकम और सैलरी इनकम और इन्वेस्टमेंट है, तो वट एवर इज कमिंग टू मी, लेट द मनी कम टू मी एंड दैट इज समथिंग इनकम। इनकम इज वेरी ब्यूटीफुल, लेट इट फ्लो फ्रीली इन योर लाइफ, तो वो मेरी इनकम है। अब इनकम में से ही तो हम एक्सपेंसेस करेंगे। एक्सपेंसेस क्या है, बिजनेस की बात करेंगे तो हमने जो अपने एम्प्लॉइज को हायर किया है उनकी सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, एस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट है। पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो जो हम यूटिलिटी, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरटेनमेंट के लिए जो स्पेंड कर रहे हैं, तो जो आउटफ्लो है, जो पैसे जा रहे हैं वो मेरा एक्सपेंस है, और जो मनी मेरे पास बैंक में आ रही है वो मेरी इनकम है। अब सक्सेस पता कहां पर एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है बजटिंग के अंदर। बजटिंग इज ए फंडामेंटल पॉइंट जो हमें सिखाता है कि हमें मैनेज कैसे करना है अपनी मनी को। बात करेंगे उसकी, बजट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इनकम में से जो हमने एक्सपेंस माइनस किया, जो पैसे हमारे पास बचे ना, सही मायने में वही सेविंग है।
यहाँ पर मैं तो पता क्या बोलता हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि जब हमारे पास इनकम आए ना, जब हमारे पास इनकम आए तो उसमें ना सेविंग्स पहले कर लो, और फिर बाकी जो बचे वहां से एक्सपेंस करो। दिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट। इनकम आया, आपने पहले से उसमें 10% जो है अपनी सेविंग के लिए निकाल दिया, बाकी जो 90% है ना उसमें से एक्सपेंस कर रहे हैं हम। दैट मीन टू से कि इफ यू हैव 10,000 इनकम कमिंग टू यू एंड यू सेट कि मुझे 1,000 तो सेव करना ही करना है, अब अपने जो भी एक्सपेंस करने हैं ना वो 9,000 में से करने हैं। बिजनेस के अंदर ये फार्मूला बहुत अच्छे से काम करता है। क्यों? क्योंकि हम जितनी मनी होगी ना तो जरूरतें उसी हिसाब से मैनेज और मेंटेन होनी शुरू हो जाती हैं। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट? ये यस। ये प्रिंसिपल अगर आपने सीख लिया ना तो बस हो गया काम। एक ना इसके ऊपर ऑडियो बुक भी है, और एक बुक मैं रेफर करता हूँ आपको, उसका नाम है प्रॉफिट फर्स्ट, व्हेन एवर यू गॉट ए चांस अपॉर्चुनिटी। इस कंसेप्ट को ना इस बुक के अंदर प्रॉफिट फर्स्ट में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रॉफिट फर्स्ट बाय मिस्टर माइक, प्रॉफिट फर्स्ट। अब ये पूरा का पूरा बुक ही है ना, बुक ही है, ये बेस्ट सेलिंग बुक है। ये किस कंसेप्ट के ऊपर है? जो अभी हमने बात की। देखने में कितना सिंपल है ना, कि इनकम में से पहले सेविंग माइनस कर लो, फिर जो बचे उसमें से खर्चे करने हैं। जो भी पर्सन ऐसा करेगा ना वो कभी फाइनेंस की दुनिया में मार नहीं खा सकता, वो कभी फेल नहीं हो सकता। उसके पास हमेशा 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 मनी अवेलेबल रहेगी, हमेशा। आपने देखा होगा कि हमारी मदर या नानी वो भी ये करते थे, फादर या नाना जी या दादाजी उनने पैसे दिए तो उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे अपने एक सेपरेट बॉक्स है या अलमारी है या कोई कोई जगह वहां रख लिए, और बाकियों को सामने रखा। और वो पैसा एक ऐसी जगह पर होता है जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं होता, और जब भी उसको एक्सेस करने की कोई ना, ओ इसके लिए तो मुझे लॉकर जाना पड़ेगा, इसके लिए तो मुझे बैंक जाना पड़ेगा, अच्छा वो तो सेपरेट है, उससे ज्वाइंट अकाउंट है, अच्छा वो तो एफडी हमें ब्रेक करनी पड़ेगी। यानी कि उस पैसे को ना आपने किसी ऐसी जगह पे पार्क कर दिया जहां पर हम खुद भी उसको इजीली नहीं ले सकते। सेविंग ना तभी हो पाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब से इनकम आ रही है या बिजनेस से इनकम आ रही है, तो आपने अपने अपनी लाइफ के अंदर एक फिक्स रिकरिंग डिपॉजिट का सिस्टम शुरू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब जैसे मैंने क्या किया हुआ है, एक 5 लाख पर मंथ की SIP ली हुई है। तो मेरा एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, तो मेरे सेविंग अकाउंट में से 5 फंड्स हैं, 1-1 लाख रुपए उन 5 फंड्स के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। तो एवरी मंथ एक फिक्स डेट को 22nd ऑफ एवरी मंथ उस पैसे ने मेरे सेविंग अकाउंट से निकल जाना है, SIP के द्वारा उसमें इन्वेस्ट हो गया। तो दैट मीन टू से कि अब मुझे मालूम है कि मुझे फोकस करना है अपनी इनकम के ऊपर, और उसमें से मेरी सेविंग तो हो ही जाएगी। अब बाकी जो मेरे पास मनी अवेलेबल है ना वहां से मुझे एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। ये कंसेप्ट है इनकम, एक्सपेंस और सेविंग का। तो क्या समझ आया आपको? Budgeting is a plan of, how do we take our income and make sure that our expenses are met by through our savings. Like we first put the savings aside, and that's the plan for budgeting, making sure that our expenses do not exceed our income and our savings. And savings का point ये है कि हम future का भी plan out रखें, so that like for you, you said कि आपने automatic investment set up करके, and that's the goal, that the money works for you ultimately, and at the same time your expenses are planned out. So that's budgeting. Absolutely, absolutely. So, yes, Aishwarya. इट्स बेसिकली लाइक यू सेड मैनेजिंग योर मनी एंड इट्स लाइक ये नहीं होगा कि कभी किस महीने आप $50 सेव कर रहे हो, किस महीने 75 कर रहे हो। यू विल हैव अ सेट अमाउंट ऑफ मनी एटलीस्ट पर मंथ कि इतने आप सेव ही कर रहे हो, लाइक हाउ यू आर मैनेजिंग योर मनी वेल। एब्सोल्युटली। तो उससे क्या होगा, एक हैबिट डेवलप होगी, कंसिस्टेंसी डेवलप होगी, और वहां पर फंड जो है एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू
सेविंग अगर पहला स्टेप है, सेविंग कैसे आया? इनकम में से मैंने एक्सपेंस को माइनस किया तो सेविंग होता है, या इनकम में से मैंने पहले ही सेव कर लिया। अब सेविंग जो है ना, वो मेरे सेविंग्स अकाउंट में आ सकती है। अब वहां से जो पैसे आगे इन्वेस्ट होते हैं वो इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग का मतलब ही है कि अपनी मनी को ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, या बॉन्ड्स परचेज कर रहे हो, या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, म्यूचुअल फंड के अंदर कर रहे हो, रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हो, द पर्पस इज टू क्रिएट अ वेल्थ। तो सेविंग इज स्टेप नंबर 1, इन्वेस्टिंग इज स्टेप नंबर 2। दैट मीन टू से सेविंग तो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में ही होगी, सेविंग बैंक अकाउंट में होगी। अब उसको इन्वेस्ट कहां पर करना है? हमें ना इन्वेस्ट करने में कोई जल्दी नहीं करनी। लोग गलती क्या कर रहे हैं कि फटाफट से सेविंग किया और कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट कर दो। ऐसा नहीं होता कि जल्दी इन्वेस्ट करने से पैसा ग्रो करेगा। इवन इफ द मनी इज लाइंग इन द सेविंग अकाउंट एंड यू गेट अ राइट अपॉर्चुनिटी कि कोई प्रॉपर्टी की अच्छी डील आई है तो मैं वहां पर इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे टाइमिंग को मैच करना है। जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में शेयर मार्केट पूरा नीचे गिर गया था, तो दैट वाज द बेस्ट टाइम टू बाय। तो जिसके सेविंग में पैसे थे या लिक्विड फंड में पैसे थे, तो वो अब इन्वेस्ट करेगा लो रेट के ऊपर। तो यहाँ पर सेविंग पहला स्टेप है और इन्वेस्टिंग दूसरा स्टेप है। Hmm. यू गॉट दैट पॉइंट? Yeah, I have a question. So, sir, are you saying कि keeping cash is a bad idea? Keeping cash is a strategy, not a bad idea. Not a bad अगर idea. invest आप कर रहे हो तो then you're not keeping cash, or are you saying कि like आप 50% invest करो 50% cash रखो बैंक में? Your question is very deep question. Let me explain in a way. मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मुझे ना अपने पोर्टफोलियो की एक स्ट्रेटजी बनानी है। लेट मी टेल यू हाउ। यहाँ पर मैं एक बड़ी अमेजिंग स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ। मैंने बोला कि मैं सेफ फंड रखूंगा अपने पास। मैं पहले तीनों लिख लेता हूँ। हम्म एक मेरे पास है रिस्क। मैं पहले सिंपल सेफ लिखता हूँ, सेफ, रिस्क, और फिर लिखता हूँ रियल। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि मैं जो पैसे इन्वेस्ट करता हूं ना, इस तरह से इन्वेस्ट करता हूं कि मेरा 25% जो है वो सेफ्टी में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ पैसे कैश इन हैंड में हो सकते हैं, मैं लॉकर में भी रख सकता हूँ कुछ पैसे, मैं कुछ पैसे अपने सेविंग्स अकाउंट्स में भी रख सकता हूँ, मैं अपने कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट्स में भी रख सकता हूँ, मैं बॉन्ड्स ले सकता हूँ। ऑल दीज आर व्हाट? वेरी वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ। मैं सोचता हूँ कि 25% जो है ना, मैं उसको रिस्क वाली जगह पर रख सकता हूँ। दैट मीन टू से कि किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं, या मेरा मन कर रहा है कि मुझे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, मुझे यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। चलो, म्यूचुअल फंड को भी अगर आप रिस्की मानते हो तो मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ओके, ओके। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ शेयर्स। अच्छा, आप कहते हो कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग एंटीक्स जो होती हैं उसके अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, पेंटिंग्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब भगवान जाने उसका रेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। अब ये क्या है? पूरी तरह से रिस्की है, ये पूरी तरह से सेफ है। और और मैं कहता हूं कि 50% ना मुझे अपने पैसे का इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट के अंदर। दैट मीन टू से कि मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूं, मैं जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूं, मैं कोई वेयर हाउस बाय कर सकता हूं, लाइक दैट। तो दैट मीन टू से इफ आई हैव 1 crore of rupees, आउट ऑफ 1 crore, 25%, 25 लाख रुपए मेरे पास सेफ है। या तो वो फिक्स डिपॉजिट में पड़े हुए हैं, या मेरे पास कैश की फॉर्म में है। कल को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है, मे बी कोई
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं कहूँगा बहुत सफिशिएंट, हमेशा मेरे पास मनी अवेलेबल है। बट इसके अंदर जो ग्रोथ होती है सेफ फंड के अंदर, वो कितनी हो रही होगी? 3% पर एनम से लेके 6% पर एनम तक की हो रही है। लेकिन जो रिस्की फंड है, यहां पर आपने देखा होगा शेयर्स में तो कई बार बहुत अच्छी रिटर्न भी मिल जाती है, यानी कि 12% पर एनम से लेके हो सकता है कि ये तो 115% तक मेरा ग्रो कर रहा हो। पीछे टाटा कंसल्टेंसी के शेयर कितनी तेजी से बढ़े थे। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो है वो 8% से लेके 12% पर एनम के हिसाब से 8 to 15% पर एनम कर सकते हैं ना। अब अगर मैं ये बोलूं, अब आपके क्वेश्चन को लेता हूं, अगर मैं ये बोलूं कि कैश इन हैंड अपने पास रखना इज अ बैड आइडिया, आई विल से नो, आई नीड टू सी माई पोर्टफोलियो। माई पोर्टफोलियो। जो लोग गलती करते हैं ना, वो गलती पता क्या करते हैं? वो कुछ भी 0% अपने पास सेफ रखते हैं, वो सारा का सारा ना रियल शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, और उनके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं होती है, और वो 0% रियल एस्टेट कुछ नहीं है उनके पास। तो दिस वन इज द रिस्किएस्ट वे ऑफ मैनेजिंग द पोर्टफोलियो। एंड व्हाट इज द बेस्ट वे? बेस्ट वे है कि मेरा 50 यहां आ जाए, 25 यहां आ जाए, 25 यहां आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पैसा मेरे पास फ्री भी होना चाहिए ना, लाइफ भी तो एंजॉय करनी है कुछ अपने पैसे अपने खर्चने हैं, तो सारा का सारा पैसा मुझे शेयर्स में नहीं लगा देना। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ठीक है, लेट मी डू जिंगमोन वन थिंग, 25% तो मैं अपना रियल एस्टेट में रखूंगी, लेकिन मैं रिस्क ज्यादा लेना चाहती हूँ तो 50% अपना मैं पोर्टफोलियो रिस्क में रखूंगी। तो अब इस तरह से क्या क्लियर हो रहा है आपको? What are you getting from this strategy? Tell me, what is your takeaway? I think I don't think risk 50% होना चाहिए, because obviously you're at a higher risk of losing money, and then आपकी property के लिए भी आप इतना accumulate नहीं कर रहे हो. So it's like you said earlier वाला is better, because 50% property risk भी minimal risk है, ले रहे हो but minimal ले रहे हो, so that because there is a chance it can go either way, you can lose it all, you can get it all. Right, absolutely. तो मतलब ये हुआ कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कहीं पे, तो हमें क्या करना है? इन्वेस्ट करते टाइम के ऊपर हमने सेफ्टी भी करनी है, रिस्क भी करना है, रियल भी करना है। तो इसका मतलब है कि मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो उसके लिए मुझे क्या क्रिएट करना होता है? अपनी नेट वर्थ। तो अब मैं आपको नेट वर्थ का एक एग्जांपल दे देता हूं। नाउ दिस इज हाउ द नेट वर्थ लुक लाइक। ओके, सो दिस इज हाउ द नेट वर्थ लुक लाइक, दिस इज कॉल्ड नेट वर्थ ट्रैकिंग शीट। अब ये क्या है? नेट वर्थ ट्रैकिंग शीट। तो जैसे मैंने बताया ना कि आपके पास कैश एंड लिक्विड एसेट हो सकते हैं। कैश एंड लिक्विड एसेट यानी कि द मनी एट योर होम, द मनी इन योर सेविंग अकाउंट, द मनी इन द फिक्स्ड डिपॉजिट। आपके पास मार्केटेबल एसेट्स हो सकते हैं, यानी कि शेयर्स। तो मैं आपको उसकी डिटेल ही दिखाता हूं। पहले हेडिंग देख लेते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ एसेट्स: कैश एंड लिक्विड एसेट, मार्केटेबल एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट एंड पर्सनल एसेट्स। और लायबिलिटी क्या हो सकती है? शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। व्हाट आई मीन टू से इज कैश एंड लिक्विड एसेट का मतलब है कि अब ना आप डिटेल बना सकते हो कि मेरे पास अभी मेरे पर्स में कैश कितना है, हाउ मच डॉलर डू आई हैव, कितना मेरे सेफ में है, कितना मेरे बैंक अकाउंट्स के अंदर है, और कितना मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट में कराया है। इसको कैश एंड लिक्विड एसेट बोलते हैं। एंड देन मार्केटेबल एसेट, व्हाट इज दैट? शेयर्स, म्यूचुअल फंड, निफ्टी, कमोडिटी, पीपीएफ, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये मेरे मार्केटेबल एसेट्स हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपने वो प्रॉपर्टी परचेज की जिस घर में आप रहते हो, कोई लैंड है, प्लॉट है। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन क्या हो सकता है? कोई आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया हो, या बैंक से भी लोन हो सकता है, या हमने कोई होम लोन लिया हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन।
तो आपकी इन्वेस्टमेंट में नेटवर्थ क्या कहलाती है? आपके टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी इज माई नेटवर्थ। तो अब हम सब चीजों को आपस में रिलेट करते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सबसे पहले हमें फोकस करना है अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए, और एक्सपेंसेस हमें मिनिमाइज करने हैं, उतने ही करने हैं जितने की सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूं, जो पैसे हैं वो बचा रहा हूं, सेविंग कर रहा हूं। सेविंग का प्रिंसिपल भी क्या है कि इनकम पहले आए, उसमें से सेविंग कर लो, बाकी जो बचे उसमें से खर्चे करो। अब मुझे प्लान करना है कि फ्यूचर में मेरे गोल्स क्या हैं, उसके बारे में आगे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो फिर मुझे क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट भी इस तरीके से करना है इन चार हेड के अंदर कि मेरी सेफ्टी रहे 25%, रिस्क रहे 25%, और रियल यानी कि रियल एस्टेट के अंदर, इसके अंदर ये भी हो सकता है लाइक गोल्ड, अभी धनतेरस भी आ रहा है ना, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। रियल का मतलब होता है विच इज टेंजिबल, जिसको आप देख सकते हो, प्रॉपर्टी भी देख सकते हो, आप गोल्ड भी देख सकते हो। और ये सारे के सारे ना जो रिस्क होते हैं ये पेपर होते हैं, पेपर। दीज आर जस्ट द पेपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय द शेयर, व्हाट यू गेट ए प्रॉमिस, यू गेट ए बॉन्ड। तो तभी इसको रिस्की भी बोला जाता है अगर करेंसी चेंज हो गया। अगर गोल्ड मार्केट में नहीं बिक रहा तो कम से कम है तो सही हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, अपनी बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करके चले कि आज के बाद ना मुझे अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करना है कि मैंने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए। वो ट्रैक कैसे होती है? हर महीने के एंड में। अभी कौन सा महीना खत्म हो रहा है, इससे अभी मंथ कंप्लीट हो रहा है October. अक्टूबर। तो अक्टूबर के एंड तक मेरे पास कितने पैसे अवेलेबल हैं, उसका ब्रेकअप कहाँ क्रिएट होगा? उसका ब्रेकअप जो है यहाँ पर आपने लाइन आइटम वाइज कर सकते हैं। तो ये टूल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि सिंप्लीफाइड फाइनेंस के अंदर आपने ना ये अंडरस्टैंड कर लिया, सेफ Sir, I रिस्क। have a small question. Question. Sorry. Gold and jewelry risk में calculate होगा real में? रियल में, क्योंकि ये टेंजिबल है, फिजिकल है, इसको हम देख सकते हैं। और गोल्ड But paintings and antiques भी physical हैं. हाँ, लेकिन पेंटिंग और एंटीक्स के अंदर ना रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। Right. हाँ हाँ Makes sense. हाँ। और वैसे भी ये एंटीक्स और पेंटिंग जो है Mm-hmm. इसके अंदर ना मतलब ठीक है, इसको हम रिस्क की कैटेगरी के हिसाब से कर रहे हैं। ओके, तो रिस्की है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, फिजिकल तो है लेकिन रिस्की है। ओके, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। जैसे आपने बोला कि मंथ के एंड में कैलकुलेट करते, पर आपकी शीट में यू हैव कैलकुलेटेड टिल जनवरी, तो आप प्रोजेक्टेड कैलकुलेट कर रहे हो, और व्हाट आर यू कैलकुलेटिंग बेस्ड ऑन? ओके, हाँ, ये एग्जाम्पल है, उसमें उसी को ही आगे कॉपी पेस्ट कर दिया था इसलिए ऐसे दिखाई दे रहा अच्छा, है। अदरवाइज हम मंथ एंड पे करते हैं। ओके ओके ओके। ओके, तो अब हमने सबसे बेसिक एस्पेक्ट को कवर कर लिया। अभी हम कहाँ चलेंगे? अब चलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जिसका नाम है कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट की ना बहुत 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 बड़ी इंपॉर्टेंस है। कंपाउंडिंग, ना व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग का मतलब है कि जब मैं इन्वेस्ट करता हूं ना, तो ये 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। तो जिसने कंपाउंडिंग की पावर को समझ लिया, समझ लीजिए वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। तो मैं कंपाउंडिंग की पावर को एक्सप्लेन करने के लिए ना आपको बताता हूं, एक बड़ी पुरानी स्टोरी है कंपाउंडिंग को लेके। एक कंपाउंडिंग की स्टोरी क्या है कि एक बार ना एक चेस की गेम होती, चेस, यू नो चेस? यस। तो एक फार्मर था, वो एक किंग के पास आया। तो राजा बहुत खुश हुआ किसी बात को लेके। तो उसने बोला कि आप ना जो चाहते हो मेरे से मांग लो। तो कहता वाह, जो चाहते हो मेरे से मांग लो। तो आप एक काम करो कि मुझे ना जो चेस होती है ना, चेस, तो उसके जो 64 बॉक्सेस होते हैं, तो आप पहले वाले बॉक्स में चावल का एक दाना दे दो मुझे, और दूसरे में 2 दे देना, और तीसरे में 4, फिर 8, ऐसे डबल करते जाओ, यानी कि कंपाउंडिंग डबल करते जाओ उसको। और जितने चावल के दाने बनेंगे बस उतने मेरे को प्राइज मनी दे दो। किसने बोला? फार्मर ने किंग को।
तो किंग बोला कि यार तुम किसान हो, राजा इतना खुश है, तुम मांग लेते, कुछ बढ़िया चीज मांग लेते। तुमने क्या मांगे? चावल। कहते इसको एक दो बोरी फालतू ही दे देना, एक दो बैग एक्स्ट्रा ही दे देना। तो जो उसका मिनिस्टर था, कहते सर आपको नहीं मालूम इसने क्या मांग लिया है? कहते क्या है, एक ही तो दाना चावल का मांगा है और डबल डबल करके चेस। अब चेस में कितने दाने आ जाएंगे? कहता है सर इतने दाने आ जाएंगे कि हमारे ना सारे के सारे शहर में इतने चावल नहीं उगते जितने इसने मांग लिए हैं। राजा कहता है आई डोंट बिलीव, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, करके दिखाओ। ये देखो करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर 1 है। अगर ये सीरियल नंबर 1 है तो 1 से लेके हमें 64 तक जाना है। अगर पहले में इसको थोड़ा मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, तो पहले में अगर मैंने चावल का एक दाना रखा है और दूसरे में इसको मैं डबल कर देता हूं, तो दूसरे में 2 चावल के दाने आ गए। अब मैं इसकी कंपाउंडिंग कर लूं, इजिकल टू दिस। अब पहले वाले का एक, दूसरे में 2, तो टोटल कितने हो गए? इजिकल टू दिस प्लस दिस, टोटल 3 हो गए। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर कितने आएंगे? यहां पर आएंगे 4। अगर यहां पर 4 आएंगे तो टोटल कितने हो गए? 7। अब उसको 7 पीसेस चाहिए। अब यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ कितने आएंगे? 8। तो यहाँ पर कितने टोटल हो गए? 15। 7 प्लस 8 इज 15। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना आपको? चलो आगे। Yeah. Yes. यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि बहुत सिंपल है, कितनी ले लेगा वो, कितनी ले लेगा? पता कितनी ले लेगा? जाऊं? ये देखो। Yes. अब देखो यहाँ पे 32, 64, 128, 516। अब ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको यहाँ तक लेके जाते हैं। यहाँ पर कितना आ गया? 25 तक पहुंचने की काउंटिंग आ गई। Oh my God. Oh my God. That is 4 to 64 कितना होता है? पूरी किंग मुझे की नेटवर्क ले लेगा वो. हाँ हाँ हाँ, तो ये तो हाँ काउंट नहीं कर पा रहा। हाँ, ये काउंट ही नहीं कर पा रहा। Oh my God. और इसका अगर हम यहाँ से टोटल देखते हैं, तो यहाँ से this much in 64, 1.8447 e oblique 19। अब ये पता नहीं कितना होता है। हम इसको ना किस में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं? मिलियंस में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इजिकल टू दिस डिवाइडेड बाय ये इतने मिलियन है। अच्छा, इसको बिलियन में कन्वर्ट करते हैं। अब ये इतने बिलियन है। अब मैं इसको करोड़ में कैलकुलेट करने की करता हूँ, करोड़ करोड़ में कैलकुलेट करता हूँ। यानी कि इजिकल टू दिस डिवाइडेड बाय करोड़, करोड़ करोड़। ओ माय गॉड, हम्म 1,84,467 करोड़ करोड़। Oh my God. तो अब ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये बेसिकली पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सीखने का ये सबसे आसान तरीका है। अब आप बोलोगे कि ये तो जुनून ठीक है, लेकिन इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करें? उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के देता हूँ एग्जाम्पल। अब देखो कंपाउंडिंग से हमें क्या फायदा होगा। से फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई ओपनिंग बैलेंस। ये मेरा, मान लीजिए मंथ है, ये मेरा मंथ नंबर 1 है। और ये अब हर महीने हम इन्वेस्ट करेंगे पैसा। ये मंथ नंबर 1 है और ये मंथ नंबर 2 है। ऐसे करते करते हम 5 इयर्स तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे 60 मंथ्स आ गए। 60 मंथ आ गए। अब मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? से ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कुछ नहीं था, और मैंने इन्वेस्ट किया कितना? 5,000। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ? से फॉर एग्जांपल 10% पर एनम पे इंटरेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसके ऊपर? इजिकल टू दिस, ओके मैं इस पे कर देता हूँ, इजिकल टू विद इन ब्रैकेट दिस प्लस दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय 12।
तो अगर ये मुझे इंटरेस्ट मिल गया तो मेरा ओपनिंग इतना था, इन्वेस्ट मैंने इतना किया, प्लस इंटरेस्ट मुझे इतना मिल गया, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस ये बन गया। अब मैं आपको ना कंपाउंडिंग का एक बार इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ कि मेरे पैसे कितने बन जाएंगे। तो ये आ गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, ये कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। ओके, सो इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कुछ नहीं था, मैंने इन्वेस्ट किया, बाय द एंड ऑफ द मंथ आई अर्नड 42 रुपीज इंटरेस्ट, माय इन्वेस्टमेंट बिकम 5022। अब जो मेरा क्लोजिंग है वो मेरा ओपनिंग बन जाएगा। और मान लीजिए सेम मैं इन्वेस्ट हर महीने करता हूँ 5000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यही है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कितना होगा, अब ओपनिंग पे मिलाकर होगा 84, और मेरा क्लोजिंग कितना बनेगा, इतना। Now let us see कि by the end of 60 months ये कितना हो जाएगा। देखें जरा, by the end of 60 month कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले तो मैं देखता हूं यहां पर मैंने टोटल इन्वेस्ट कितना किया। मैंने टोटल इन्वेस्ट किया 5000, 3 लाख इन्वेस्ट किया, और मेरे पास पैसे कितने बन गए मेरे, 3,90,000। आई इन्वेस्टेड दिस एंड आई Wow. गॉट 3,90,000। अगर मैं इन्वेस्ट करता 10,000, तो मैंने इन्वेस्ट किए होते 6 लाख, मेरे हो जाते 780। अगर मैं किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करूं और वहां पर मुझे 18% का रिटर्न आता है, तो मेरे 6 लाख 9,76,000 बन जाते हैं। ओके, अगर मैं अपने पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और लंबा कर देता हूं, अगर 60 में इतना है, अब तो ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है ना, अब इसको हम जितना लंबा करेंगे तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कहीं भी ले लेते हैं, यहां तक ले लेते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तभी वॉरेन बफेट जो है, जब वो 80 साल का है ना, जितना पैसा वो 1 साल में बनाया उसने 79 ईयर में नहीं बनाया। ओके, तो दैट मीन टू से Investing. इन्वेस्टिंग, ओ, तो हाउ मच एम आई इन्वेस्टिंग इज Compounding. Compounding. Yes. ओ माय गॉड, 19,80,000 मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने अर्न कर लिया 1,22,25,000। कितना इसके ऊपर मैंने अर्न कर लिया, मैंने अर्न कर लिया जितना मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ 19,80,000 इन्वेस्ट किया और एक्स्ट्रा मुझे मिल गया 1,02,00,000 रुपीज। Wow. क्यों, क्योंकि पीरियड लंबा है। अच्छा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% होता तो मेरा ये बन गया, लगाए मैंने 19 लाख, थोड़ा और इसको राउंड फिगर कर लेता हूँ। ओके, अब कर लेते हैं, 20 लाख इन्वेस्ट करके 50,74,000, यानी कि इससे ज्यादा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि सोचो अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है। तो मैंने Oh my God. ये फिगर बना दी, और ये रेट इतना ऑफ तो इंटरेस्ट invest कहीं नहीं 18 किया हो है। जाए तो फिर देखो, लाइक यू आर बिल्डिंग वेल्थ लाइक एनीथिंग। जितना मेरा नहीं है उससे कई गुना ज्यादा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि जितना मेरा पैसा नहीं है उसके कितने टाइम बन रहा है ये पैसा, 511 टाइम्स बन रहा है, 511%। इतना मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये हमने लूज कर दिया, ये हमने लूज कर दिया। ये इतना पैसा हमारे पास हो सकता था। तभी इन्वेस्टिंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। तो आज के सेशन को अब हम कंक्लूड करें तो आज ना बेसिकली हमने दो बहुत फंडामेंटल पॉइंट लर्न कर लिए हैं कि फोकस ऑन इनकम। अब इनकम कैसे क्रिएट करनी है, वो बिजनेस से करनी है।
वो जॉब से करनी है, वो रेंटल से करनी है, वो इंटरेस्ट इनकम से करनी है। इनकम की ना हमने मल्टीपल स्ट्रीम क्रिएट करनी है। एक हमारा चैप्टर आएगा इसके अंदर। आज हम बात कर रहे हैं, जब हम ये देखो, ये है ना, ये करेंगे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। ये हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर ना इसको डिटेल में कवर करेंगे। सोचो अगर आपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर ली, नॉट ओनली फ्रॉम बिजनेस बट रेंट बट इंटरेस्ट बट इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस ऑफ अदर्स, अपना बिजनेस, अपनी किसी भी तरीके से इनकम आनी चाहिए, रॉयल्टी इनकम, पेटेंट इनकम, बुक पब्लिश करेंगे, बुक की रॉयल्टी आएगी, यानी कि एटलीस्ट यू शुड हैव 32 सोर्सेस ऑफ इनकम। सोचो अगर 32 सोर्सेस ऑफ इनकम Wow. आपने कर लिए, और आपने क्या किया कि थोड़ा सा एक्सपेंस करते हो, जो आपने एक्सपेंस करना है वहां पर ले गया, और बाकी पैसे का हम क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। सेविंग को करके हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट भी कहाँ पे करेंगे, पोर्टफोलियो के हिसाब से 25 25 और 50। वो कैसे करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ में करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंडिंग का इफेक्ट। तो बन गए ना रिच वुमेन। हाँ, तो आज Yeah, के लिए इतना ही पहले सेशन के अंदर। Thank amazing. you so much, sir. This is amazing. I think मैं सब छोड़ के अब सिर्फ कंपाउंडिंग पे ध्यान दूंगी। सब इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग। Yes, Amazing takeaway, amazing session. yes, And very like engaging. Simplified. Like it's Yeah. simplified but engaging. Like it was very nice. Thank you so much, sir. It means a lot. चलिए ठीक है। So I mean, हमने terminology compounding सुनी है, but we didn't understand it fully. So Yeah, thank you. Go how on. powerful it was. yes, yes, yes. So now let us utilize this power. फिर मिलते हैं next Friday 8 p.m. for Canada and 5:30 a.m. for my India. चलिए, thank you. Wow. Thank you so Okay, much, sir. thank you so much, sir. Have a great Thank you. weekend and a Have a great great day. Thank weekend. you. Thank you.